Hello everyone, welcome to Maluka IAS. My name is Suraj. So today we will discuss about the Andaman and Nicobar projects, right? So अभी अंडमान एंड निकोबार जो है ये आइलैंड्स हैं भारत में and these islands are basically located in the Bay of Bengal. So India has a coastline of 7,516.7 kilometers, which has a very economic importance, which has a very great economic importance. तो इसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे. तो ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली आजकल न्यूज में चल रहा है. अब ये क्यों न्यूज में है तो इसका जानते हैं. तो फर्स्ट मलुका आईएएस आपके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज फॉर 2025 मेंटरशिप प्रोग्राम. टोटल 64 टेस्ट इसके अंदर है जिसमें 34 प्रीलिम्स और 30 जो है वो मेंस के हैं. तो इसके अंदर बेसिकली ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर मिल जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में. बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे ये टेस्ट सीरीज है जिसका आप फायदा उठा सकते हो. तो फर्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्पेसिफिकली न्यूज चल रही है दैट इज अबाउट एन इंडिगो. सो व्हाट इज दिस एन इंडिगो? दिस एन इंडिगो इज बेसिकली अंडमान एंड निकोबार islands integrated डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. ये एक कंपनी है और इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनीज एक्ट के थ्रू. कंपनीज एक्ट. और बेसिकली इसको ये कहा जाता है कि दिस इज द क्वाजी गवर्नमेंटल कॉरपोरेशन और अ कंपनी. सो बेसिकली इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे तो इसको इसलिए बनाया गया था कि अंडमान एंड निकोबार के एरिया के अंदर ट्रेड कर सके. ठीक है, वहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, नेचुरल गैस और इसके साथ में आसपास में जो मिल्क वगैरह है या और बेसिकली ट्रेड है उस ट्रेड को ये चला सके. तो ये ऐसी कंपनी बनाई गई थी और इसमें जो डेवलपमेंटल चीजें थी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे करनी थी, एनवायरमेंट को ध्यान रखते हुए. तो अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था. बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था ये नीति आयोग का विजन है. दिस इज द नीति आयोग. ठीक है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसने कहा था कि जो अंडमान एंड निकोबार है उसको 72,000 करोड़ रुपीस से डेवलप किया जाए. बट अब अंडमान एंड निकोबार जो है ये एक ऐसे आइलैंड्स हैं जो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. इसमें कई तरह के इकोसिस्टम्स हैं. ठीक है, यहाँ पे कई सारी ऐसी ट्राइबल्स भी रहते हैं जो ट्राइब्स बेसिकली जिनको हम ये मान सकते हैं कि यहाँ के एबोरिजिनल्स हैं. तो उस केस में ऐसा जो प्रोजेक्ट जब जाएगा तो वो काफी सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्रिएट करता है. हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को 2022 में एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गया था और ये जो एनवायरमेंट क्लियरेंस स्टेज 1 का मिला है इसी को लेकर के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है उसमें काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए हैं. तो आइए हम एक एक करके इनको जानते हैं कि ये कौन से इश्यूज है, कौन से ये इंटरेस्ट है. राइट. सो first, these are basically the islands, Andaman and Nicobar Islands. And the first news is about Andaman and Nicobar Island Integrated Development Cooperation. 72,000 करोड़ रुपीस का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है जो नीति आयोग का विजन है और ये डेवलप किया जाएगा ग्रेट निकोबार को. तो इसमें अनिंडिको जो है ये एक तरह की क्वाजी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि पोर्ट ब्लेयर में बेस्ड है. इसको बनाया गया था जून 28, 1988 में. ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट. सिंपल है, डेवलप एंड कमर्शियली एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज. जितने नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं हमारे पास पूरे अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करना और साथ में एक तरह से इको फ्रेंडली तरीके से इस पूरी टेरिटरी के अंदर डेवलपमेंट करना. तो ज्यादातर अगर आप देखोगे फॉरेन लिकर, मिल्क, टूरिज्म को मैनेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ये सारी बात यहाँ पे की गई थी. बट अनिंडिको बेसिकली जो प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे डेवलप हुआ, ठीक है, जो चला 72,000 करोड़ रुपीस का, जिसके लिए कई सारी एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होती है. जैसे भारत के बाकी हिस्सों में भी अगर आप देखते हो कोई नया प्रोजेक्ट बनना है, जैसे कोई गैस पाइपलाइन वहां पे जा करके उसको एस्टैब्लिश करना है या कोई सीमेंट प्लांट बनना है, कोई नेशनल हाईवे है या कोई बड़ी इंडस्ट्रियल पार्क बनना है,
तो उस केस में एक लैंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उस लैंड के आइडेंटिफिकेशन के बाद वहां पे अगर वो फॉरेस्ट लैंड है तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा, उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए होती है। ये जरूरी भी हो सकता है कि उस एरिया में कोई नेशनल पार्क, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वहां कोई इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो है वो मिलती है। तो इस बेसिस पे वो पूरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो मिलेगी वो ये सारी चीजें चेक करके मिलेगी। अगर बहुत सिवियर डैमेज एनवायरमेंट को देखने को मिलता है तो उस केस में हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल भी ना मिले। तो ऐसे ही यहाँ पे 2022 में एक मुंबई बेस्ड बेसिकली द कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट है, इसने एनजीटी में जाकर के पिटीशन फाइल किया। एनजीटी दैट इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में बना था। स्पेसिफिकली एक ट्रिब्यूनल है, एप्लीट बेसिकली ट्रिब्यूनल, जिसके अंदर ज्यादातर एनवायरमेंट के केसेस आते हैं, जहां पे बड़ा स्पीडी काम हो सके, जल्दी जल्दी हो सके, प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया जा सके। तो इसमें जो स्टेज 1 की जो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली थी उसको एनजीटी में जाकर के इन्होंने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। अब ये जो सारा काम होता है फॉरेस्ट क्लियरेंस का, वो बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री जो है एनवायरमेंट की, ये इशू करती है। तो इस केस में ये कहा गया कि जब अनिंडिको को एक तरह से इस कॉर्पोरेशंस को एक तरह से फॉरेस्ट क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट को दी गई, तब जो अनिंडिको के मैनेजिंग डायरेक्टर थे वही सेम पर्सन जो है वो आगे जाके कमिश्नर थे उस टाइम पे, सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ द आइलैंड। अब एक बंदा जो एक किसी कंपनी का है जो प्रोजेक्ट आगे जाकर के लगाएगा, वही बंदा एट द सेम टाइम पे एनवायरमेंट का सेक्रेटरी है। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब एक साइड तो वो पर्सन चाहेगा कि प्रोजेक्ट लगे, दूसरी साइड वही बंदा जो है वो एनवायरमेंट के अंदर है, तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी वो सारा एनवायरमेंट क्लियरेंस दिलवाएगा। इसी चीज को चैलेंज किया गया जाके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। तो ऐसे इस पिटीशन को जब नोट किया गया तो उसमें ये भी कहा गया कि ये जो अनिंडिको है, इसके पास, ये जो बेसिकली कंपनी है, इसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें कि एनवायरमेंट क्लियरेंस ले सके, ठीक है, या इनके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं है और मैन पावर भी नहीं है कि ये असेसमेंट कर सके। अगर ये असेसमेंट ही नहीं कर सकता तो किस बेसिस पर यहाँ पे इनको एनवायरमेंट क्लियरेंस स्टेज 1 की मिली। ऐसा दूसरी बार फिर से देखने को मिलता है, जब दूसरे बार के अंदर जब ये रिपीट होता है, वही सेम पैटर्न जो है, जब चीफ सेक्रेटरी है आइलैंड के ये, और इसके साथ में एक चेयरमैन जो है वो डायरेक्टर ऑफ इंडिको है, और इसके साथ एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि उसमें स्क्रूटनी की जाएगी कि कौन कौन से एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी गई है और किस बेसिस पे दी गई है, और जो भी कंप्लेंट्स इस प्रोजेक्ट के लिए की गई है वो एनजीटी को जब वो सबमिट करनी थी रिपोर्ट, तो वही वो सेम पर्सन है। अब इसमें यही कह दिया गया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कंप्लेंट्स हैं वही क्या करेगी, वही खुद के लिए इन्वेस्टिगेट भी करेगी। ठीक है, मान लो कि जो ऑफिसर अगर मान लो किसी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, वो पहले से ही उस केस में इन्वॉल्व है, उसी को कहा कि वो खुद की ही जांच करे, तो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे में जब काफी सारे लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चनियर्स इनको भेजे गए कि ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट क्यों है, किस तरह से है, और तो इसमें जो अनिंडिको है और उसके चेयरमैन है और सेक्रेटरी जो है, ठीक है, उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अंडमान एंड निकोबार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भारत के बे ऑफ बंगाल के एरिया में मिलते हैं, जिसमें दो ग्रुप्स में, हालांकि इसमें ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 500 प्लस आइलैंड्स मिलेंगे। ज्यादातर ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, दे आर दी वॉल्केनिक आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ पे दो वॉल्केनोस भी हैं भारत के, एक है बैरन आइलैंड, वन इज द बैरन एंड सेकंड इज द नारकोंडम। ठीक है, दीज बोथ आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल रीजन नियर अंडमान एंड निकोबार। सो फर्स्ट है अंडमान ग्रुप एंड सेकंड इज द निकोबार ग्रुप। अब इस अंडमान ग्रुप में नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और एक साउथ अंडमान, जिसमें कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, जिसको पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं। सो उसके बाद लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के जस्ट नीचे अगर आप जाओगे तो वहां पे पूरे निकोबार आइलैंड्स हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रेट निकोबार है, और इस ग्रेट निकोबार का जो सदर्न पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द इंदिरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाईएस्ट पीक इसकी सैडल पीक है, सैडल पीक इस एरिया में देखने को मिलती है, राइट। सो देखिए ये यहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, काफी टेक्टोनिक एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती है इस रीजन के अंदर।
राइट। बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पर ये पूरे आइलैंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको मैंग्रोव्स के बड़े बड़े जंगल मिलेंगे। मैंग्रोव्स के यहाँ पे जंगल है, उसके साथ में यहाँ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक दिस इज द कैंपबेल नेशनल पार्क। और इसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैंपबेल वे इस साइड है, दिस इज द गालाथिया नेशनल पार्क। और ये पूरा एरिया जो है वो अगर आप देखोगे अंडमान एंड निकोबार का, दिस इज बेसिकली अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, पूरी दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें एक हॉटस्पॉट अगर आप देखोगे ये भी इंक्लूड होता है। और वैसे इंडिया में टोटल जो है वो देयर आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, इंक्लूडिंग दी मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, देयर आर कोरल्स, कोरल रीफ्स। तो अगर इसके साथ में जो ट्राइबल्स भी यहाँ पे रहते हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली रह रहे हैं, कई सालों से यहाँ पे ये लोग रहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लैंड क्लियर करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन प्रोजेक्ट्स है, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट। सो टाउनशिप मीन्स कि यहाँ एक काफी बड़ा शहर बनाया जाएगा, उसमें लोगों को बसाया जाएगा, लोग वहां पे रहेंगे, उसमें जो भी टाउन के अंदर जो फैसिलिटीज होती है वो फैसिलिटी इस पूरे एरिया में प्रोवाइडेड होगी। उसके साथ एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा। सो ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि जो बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं, स्क्रैच मतलब कि वहां है ही नहीं एयरपोर्ट कोई उस एरिया में जहां पे बनाया जा रहा है, तो वहां पे पूरा ग्रीन, जितनी भी पूरी ग्रीनरी है उसको रिमूव करेंगे, क्लियर करेंगे 4 से 5 किलोमीटर की, उसके अंदर पूरा एक एयरपोर्ट बनेगा, उसको कहते हैं हम लोग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इसके साथ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, जिससे कि शिप्स यहाँ पे इजीली आ सके, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी नियर टू द मलक्का स्ट्रेट। और मलक्का स्ट्रेट बेसिकली जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो चाइना की गर्दन है, क्योंकि 60% ट्रेड जो है वो आपका इसी एरिया से चलता है, चाइना का। और यहां से अगर हमारा प्रेजेंस बढ़ता है इस एरिया में, अगर हम लोग फॉरेन से भी आने वाले कई सारे शिप्स यहाँ पे आते हैं, ट्रेड चलता है, हमारी एक्टिविटीज चलती हैं, टूरिज्म यहाँ पे एक्टिवेट होता है, तो उससे हम चाइनीज एक्टिविटीज पे भी यहाँ पे चेक रख सकते हैं उसके। बट मेन क्वेश्चन यही है कि किस तरह से आप इस पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, राइट? दिस इज द मेन इशू। सो दिस इज बेसिकली द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, सो लॉन्च्ड इन 2021। ठीक है, तो इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके साथ में इस प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली यहाँ पे डेवलप किया जाएगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप। ठीक है, अभी डिस्कस किया हमने। और 450 अगर देखा जाए तो एमबीए गैस, सोलर और पावर बेस्ड प्लांट्स भी यहाँ पे लगाए जाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है इससे। तो काफी एडवांटेज माना जा रहा है, क्योंकि ये मलेशिया के पास है, सिंगापुर के पास होगा, इसके साथ कोलंबो श्रीलंका और एक साउथ वेस्ट क्लांग, इसके पास ये जो पोर्ट्स हैं एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेंगे, राइट? सो दिस इज बेसिकली दी 72,622 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है जिसको डेवलप किया जा रहा है। इसके मेन इश्यूज हमने बात कर ली, ठीक है, यहाँ पे। बट बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे काफी इंक्लूडेड इसको माना जाता है। तो इस एरिया में अगर हम लोग यहाँ पे अपग्रेड करते हैं इसी फैसिलिटीज को, तो यहाँ पे नए वॉरशिप, एयरक्राफ्ट, मिसाइल बैटरीज, ठीक है, एडिशनल फोर्स, इनका भी डिप्लॉयमेंट अच्छे से होगा। और इनका डिप्लॉयमेंट होगा तो हम चाइनीज जो एक्टिविटीज हैं उस एरिया में हम चेक रख सकते हैं। ग्लोबल मैरिटाइम इकोनॉमी के लिए एक मेजर प्लेयर जो है वो कार्गो, जो ट्रांसशिपमेंट है वो इस एरिया में चल सकता है, राइट? चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला चैलेंज है इंडिजीनियस ट्राइब्स। इस एरिया में बहुत सारी इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं, जिसमें शोम्पिन एंड निकोबारीज हैं, और ये एक तरह से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, हंटर गैदरर्स हैं, बड़े पुराने तरीके से रहते हैं, काफी पॉपुलेशन इनके फ्यू हंड्रेड्स के फॉर्म में देखने को मिलती है, और ये एक तरह से इस एरिया के अंदर रिजर्व में देखने को मिलते हैं, राइट? तो इसके साथ ये जो प्रोजेक्ट है वो वायलेट करता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006,
जिसमें सॉम्पियन एज अ सोल लीगली एम्पावर्ड अथॉरिटी माना गया है, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड रेगुलेट एंड मैनेज द ट्राइबल रिसोर्सेज। इकोलॉजी के लिए थ्रेट है क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे हैं, अगर ये पॉल्यूशन लेवल्स यहाँ पे राइज करेंगे, ठीक है, और वेजिटेशन रिमूव होगा तो काफी रेयर स्पीसीज यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। सो दीज आर दी बेसिकली दी मेन चैलेंजेस। सिस्मिक, तो एरिया 2004 के बाद ये माना जाता है कि यहाँ पे सुनामी जब आई थी 2004 में, काफी सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे ड्यू टू दी अर्थक्वेक। तो अगर यहाँ पे फिर से यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी होती है अर्थक्वेक वाली, ठीक है, तो उसकी वजह से काफी एक्टिव टेक्टोनिकली एरिया माना जाता है, जिससे प्रोजेक्ट को नुकसान हो सकता है, राइट। अब वे फॉरवर्ड में है कि इंक्लूजन ऑफ द ट्राइबल काउंसिल्स को लिया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, उनको भी डिसीजन मेकिंग के अंदर उनके जो लीगल राइट्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाए। हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए जिसमें एनजीटी और साथ में जो अलग से एनवायरमेंटल कंसर्न्स, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, उनको इंश्योर किया जाए कि प्रॉपर क्लियर तरीके से ये सब कुछ पास हो, ठीक है, और प्रॉपर पूरे लीगल तरीके से ही इस प्रोजेक्ट को आगे जाकर के इम्प्लीमेंट किया जाए। अदरवाइज यहाँ पे काफी नुकसान जो है वो हो सकता है, राइट। सो दिस इज दी मेंस क्वेश्चन फॉर टुडे, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में मलुका आईएएस आपके लिए लाया है टू द पॉइंट प्रीलिम्स 2025 फोकस्ड करंट अफेयर मैगजीन, जिसमें इंक्लूडेड है फ्लो चार्ट्स एंड द डायग्राम्स। ओनली 29 रुपीज में अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हो और अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।